जन्नत के पत्ते के इस नए एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम कहानी के एक ऐसे हिस्से का तज्जिया करने जा रहे हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम देखेंगे कि किस तरह रोज़मर्रा की आम सी गलतफहमियां अचानक एक जानलेवा खतरे में बदल जाती हैं। ख़ास तौर पर इस पूरे हिस्से में हया और जहां की जो केमिस्ट्री है और उनके दरमियान तासुर यानी परसेप्शन का जो एक पेचीदा खेल चल रहा है, वो इसकी असल जान है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के सीधा कहानी में चलते हैं। शुरुआत में ही जरा इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातों पर गौर करें। एक तरफ जहां बहुत नरमी से हया को बुलाता है कि मैं हफ्ते की सुबह तक अपना काम खत्म कर लूंगा, तुम जरूर आना, और दूसरी तरफ उसी हिस्से के आखिर में आने वाली वो दहशतनाक आवाज जो चीखती है, अपने आकाओं को बता दो कि उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। ये शदीद तजाद हमें बताता है कि ये कहानी कितनी तेजी से शफकत से सीधा एक खौफनाक अंजाम की तरफ जाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्सा 1 की, तुर्की के उस कैफे की, जहां एक गैर मुतवक्का हादसा हया और जहान के रिश्ते की एक नई परत खोलता है। यहाँ कैफे में अचानक एक जबरदस्त हंगामा होता है। दो वेटर्स आपस में टकरा जाते हैं और एक खोलता हुआ बीफ सिजलर सीधा हया के हाथ पे गिरता है। अब हया की आदत तो हमें मालूम ही है, वो फौरन अपना दर्द छिपाने की कोशिश करती है और दिखावा करती है कि वो बहुत टफ है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जरा जहान के रद्द-ए-अमल को देखें। वो फौरन दिफाई अंदाज में आ जाता है और वेटर्स को शदीद गुस्से में डांटता है। ये गुस्सा असल में उसकी उस गहरी फिक्र को जाहिर कर रहा है जो वो हया के लिए महसूस करता है। और यहीं से हम हिस्सा 2 की तरफ आते हैं, जो जहान की इसी छिपी हुई फिक्र यानी इदराक बमुकाबला हकीकत के गिर्द घूमता है। ये पूरी कहानी का शायद सबसे दिलचस्प मोड़ है। हया के जहन में क्या चल रहा है? वो समझती है कि जहान एक इंतहाई मगरूर, सख्त और रूखा इंसान है, लेकिन जरा जहान के आमाल तो देखें। वो न सिर्फ हया के जले हुए हाथ को नोटिस करता है, बल्कि उसे अपने घर आने की दावत भी देता है। और हद तो ये है कि वो हया की जीन्स पर कीचड़ भी लगा देता है ताकि हॉस्टल में उसकी दोस्तें उसकी बर्फ पर फिसलने वाली झूठी कहानी पर यकीन कर लें। मतलब कोई रूखा इंसान इतनी बारीक बीनी से किसी का ख्याल क्यों रखेगा? वो अंदर से इंतहाई मुहाफिज और ख्याल रखने वाला इंसान है। अब चलते हैं हिस्सा 3 की तरफ, सुर्ख कोट की वो गलतफहमी जिसने उनके रिश्ते को एक बार फिर उलझा दिया। यहाँ एक बहुत बड़ी सकाफती गलतफहमी जन्म लेती है। हया ने बिना सोचे समझे एक शोख सुर्ख रंग का कोट पहन लिया था। अब इस्तांबुल के कल्चर में इतना गहरा सुर्ख रंग और साथ में भारी मेकअप ये गैर इरादी तौर पर यह पैगाम देता है कि वो लड़की किसी डेट या वन नाइट स्टैंड की तलाश में है। हया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी, लेकिन उसकी दोस्त हाले और डीजे ने उसे ये हकीकत बताई। और ये सुनते ही हया की दुनिया जैसे तबाह हो जाती है। वो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो ये समझ बैठती है कि जहान ने उसे वीकेंड पर इसलिए नहीं बुलाया था कि उसे हया की फिक्र थी, बल्कि इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने हया को एक बिकाऊ माल समझ लिया था। ये एक ऐसी भयानक गलतफहमी है जो इनके दरमियान पैदा होने वाले थोड़े बहुत इत्मीनान को भी चकनाचूर कर देती है। हिस्सा 4 में हम थोड़ी देर के लिए हॉस्टल की उस मुश्किल जिंदगी पर नजर डालते हैं जिसका हया को सामना है। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम हया की जहनी कैफियत को समझ सकें। एक एक्सचेंज स्टूडेंट होना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तरफ तो उनका 1000 यूरो का वजीफा टेक्निकल वजूहात की बिना पर रुका हुआ है, ऊपर से खाना पकाना किसी अजाब से कम नहीं। हिफाजती वजूहात की वजह से हॉस्टल के चूल्हे हर 15 मिनट बाद खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। देसी खाना तो बन ही नहीं सकता। अब नतीजा क्या निकलता है? डीजे की कच्ची बेस्वादी सब्जियां और हया के हद से ज्यादा तीखे खाने। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की परेशानियां हया को अंदर ही अंदर मजीद तन्हा और चिड़चिड़ा कर रही हैं। और अब हिस्सा 5, एटिक के राज। यहां से कहानी का रुख एक इंतहाई खौफनाक पुरअसरारियत की तरफ मुड़ जाता है। रोजमर्रा की इन परेशानियों के बीच पाकिस्तान से एक फ़ोन कॉल आती है। हया की बहन इरम बताती है कि कोई डॉली नाम की ख्वाजा सरा हया के बारे में पूछताछ कर रही थी और उसने एक इंतहाई अजीब सा सलाम भी भेजा है। यह सुनते ही एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास पैदा होता है। आखिर हया को कौन ढूंढ रहा है? ये डर इस वक्त हकीकत का रूप धार लेता है जब हया जहान की फुप्पो के घर जाती है। वहाँ खाना पकाने के दौरान उसे महज एक कटिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है और इसी तलाश में वो अकेले नंगे पांव कम रोशनी वाले तारीक एटिक यानी बामे बाला की तरफ चली जाती है। बस एक छोटा सा कदम और कहानी सीधा खतरे के मुंह में चली जाती है। जरा तसव्वुर करें वो एटिक कैसा है। हर तरफ गर्द और जाले, घुटनज़दा माहौल। कोने में 3 ऐसे संदूक रखे हैं जो शायद बरसों से नहीं खुले। वहां हया को एक पुरानी और अकड़ी हुई फौजी शर्ट मिलती है जिस पर एक नाम की तख्ती चमक रही होती है, कर्नल सिकंदर शाह। और ठीक इसी लम्हे हया को अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आहट महसूस होती है। और अब हम पहुंचते हैं हिस्सा 6 पर,
वो सनसनीखेज और खौफनाक अंजाम जो सब कुछ बदल कर रख देता है। कमरे के इस घुप अंधेरे में अचानक एक बूढ़ा शख्स साए से निकलकर सामने आ खड़ा होता है। बिखरे हुए सफ़ेद बाल, जिस्म पर एक नाइट गाउन और उसकी आंखों में एक ऐसी वहशत और गुस्सा जिसकी कोई हद नहीं। वो हया को घूरते हुए कहता है, मेरी जासूसी करने आई हो? और फिर वो शख्स पूरी ताकत से हया पर झपटता है। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है, क्या पाकिस्तानियों ने तुम्हें भेजा है? अपने आकाओं को बता दो कि उन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। वो शख्स ज़हनी तौर पर हकीकत की दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। वो किसी पुराने वहम या जंग का कैदी लग रहा है। मंजर अब अपनी इम्तिहा को पहुंच जाता है। वो बूढ़ा आदमी बेरहमी से हया का गला दबोच लेता है। हया का सांस उखड़ने लगता है। वो हवा के लिए तड़पती है, लेकिन वो जुनूनी शख्स हया का सर जबरदस्ती उसी गर्दालूद पुराने संदूक में घुसाने की कोशिश कर रहा है। हया अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही है, मगर उस जुनूनी की पकड़ इंतहाई मजबूत है। और कहानी इस सांस रोक देने वाले लम्हे पर आकर ठहर जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहान के घर में मौजूद ये वहशी हमलावर आखिर है कौन? क्या हया इस दम घोंट देने वाले हमले से जिंदा बच पाएगी? और सबसे बड़ी बात, जब जहान की अपनी ही दुनिया इस कदर खतरनाक और पुरअसरार है, तो हया के लिए इस रिश्ते पर एतबार करना कितना मुश्किल होगा। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, लेकिन याद रखें, हकीकत